हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का हॉलो स्फीयर जिस तरह एक 3D ऑब्जेक्ट है लेकिन अंदर से खाली है, तो उसको बोलेंगे हॉलो स्फीयर। जो मैंने आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताई है, ये आपने याद रखनी है बेटा। मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, बताएं जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क टू सॉलिड स्फीयर? हाँ जी बताएं जी। डिस्क का क्या है? 1/2 mr²। और सॉलिड स्फीयर का क्या है? 2/5 mr²। तो mr² से कैंसिल। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 5/4। ठीक है बेटे, इस तरह के क्वेश्चन आपने ना इसमें याद रखने हैं स्टूडेंट्स, भूलने नहीं है। हाँ बेटे, यहाँ से ना मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ आपसे, बेटे ध्यान से सुनना है आपने इस क्वेश्चन को। ये वाला भी मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि पास पेपर के अंदर आया हुआ है। बेटे क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सॉलिड डिस्क इज पॉइंट। डायमीटर आपको गिवन है ऑफ अ सॉलिड डिस्क, डिस्क का कितना? 0.5 मीटर। और इसका, इस सॉलिड डिस्क का मैस क्या है? मैस 16 किलोग्राम। व्हाट टॉर्क, पूछा क्या था उसने आपसे? व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज इट्स एंगुलर स्पीड, ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, फ्रॉम 0 to 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये आपने मुझे खुद सॉल्व करके देना है। अल्फा ऑप्शन है π/4, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास π/4, बीटा ऑप्शन है हमारे पास π/2, चार्ली ऑप्शन है π/3 और डेल्टा ऑप्शन है पाई। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। बच्चों देखो, उसने आपसे पूछा क्या? टॉर्क। तो अभी मैंने आपको समझाया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और अल्फा किसके इक्वल होता है बताएं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज इट्स ओमेगा फ्रॉम 0 to 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अच्छा बेटे, अब ना हमारे पास सॉलिड डिस्क है, और सॉलिड डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बताएं? ऊपर लिखा है सॉलिड डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², हाफ mr²। और डेल्टा ओमेगा किसके इक्वल होगा? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। ओके, अच्छा अब बच्चों अगर आप देखें तो m की वैल्यू भी अब आपको गिवन है 16। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लें, 0.5/2। ओमेगा एफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको आपने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 120, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और एक मिनट में 60 सेकंड। बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई। ठीक है, तो बेटे इस ओमेगा एफ की जगह आप लिखेंगे 4 पाई, ओमेगा आई की जगह 0 आ जाएगा। तो टॉर्क किसके इक्वल आया बताएं? 1/2 m की जगह 16 आ जाएगा, 16। r की जगह क्या आ जाएगा? 0.5 का हाफ करें क्या आएगा? 5/10। 5/10 का जब आप हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटे? सर 0.25 नहीं है? हाँ जी 0.25 आएगा। 0.5 का आप हाफ करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे लिख देंगे 0.25 का स्क्वायर इस r की जगह। ओमेगा एफ की जगह क्या आ जाएगा? 4 पाई, और ओमेगा ई 0 है। ठीक है बेटे, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। 16.25 को मैं लिख दूंगा 25/100।
5/4। इस सारे का यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। अब बेटे इसको देखिए, अब ये कितना लेंथी और ये सवाल आया हुआ है। 1/2 16 और 25 को 100 से करेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16 और ये 4 पाई आ गया। 16 16 से कैंसिल और ये 4 और ये 2 ऊपर 4 पाई है ना। हाँ जी, बल्कि हमने ये वाला 2 पाई कर लें इस ऑप्शन को। तो ये 1/16 16 से कैंसिल, यहाँ पे 4/2 आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई। डेल्टा राइट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो बेटे ऐसे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कुछ ट्रिकी चीजें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अच्छा बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद ना हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अभी बेटे मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया भी है। एंगुलर मोमेंटम देखिए, जब भी आपने किसी भी एंगुलर फॉर्म में जाना है ना, तो आपको लीनियर फॉर्मूला पता होना चाहिए। लीनियर फॉर्मूला क्या है मोमेंटम, ये देखिए मैंने आपको भी बताया है। लीनियर मोमेंटम P = mv, तो P की जगह I आ जाएगा, V की जगह ओमेगा आ जाएगा। बेटे यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम का एक तो ये फॉर्मूला है R×P, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखते हैं P की जगह mv आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं L = mvr, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। और एक इसका फॉर्मूला है L = I ओमेगा। L = I ओमेगा। अब आप इस I ओमेगा वाले फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा। आप देखें, ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर बोलेगा रॉड है तो आपने कोई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना है, बोलेगा डिस्क है तो कुछ और पुट करना है, होलो स्फीयर है तो कुछ और पुट करना है। ठीक है, बस इसमें आपने ये, जिस तरह मैंने आपसे टॉर्क = I अल्फा का क्वेश्चन पूछा है, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम = I ओमेगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, मैं यहाँ पर आपसे जहां इस टॉपिक में से ज्यादा सवाल बेटे पता है कहाँ से बनते हैं, मैं वो नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। जिस तरह बेटे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी, टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की तरह एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। L1 की जगह आ जाएगा I1 ओमेगा 1, I2 की जगह आ जाएगा I2 ओमेगा 2। मतलब ओवरऑल आपको ये बताया जा रहा है कि I ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिस तरह प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर I ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब है I ओमेगा के इनवर्स है। जिस तरह प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट है, तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है। इसका मतलब है वो बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी। इस फॉर्मूले का भी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आज मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड करूंगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी के इनवर्स होता है। हमारी बुक में एक एग्जांपल है डाइवर वाली। देखें बेटे, वो कहता है जब डाइवर अपनी बॉडी को रोल डाउन करता है ना, रोल डाउन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, mr²। जब एक डाइवर अपनी बॉडी को रोल डाउन करेगा तो उससे उसका आर कम होगा, आर, सेंटर से उसकी बॉडी का डिस्टेंस, आर्म्स का डिस्टेंस कम होगा। आर के कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब डाइवर अपनी बॉडी को रोल करेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, और जब वो अपनी आर्म्स को और लेग को स्ट्रेच करेगा तो उसकी आर्म्स और लेग्स का बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा, और आर बढ़ेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो बेटे आपने ये टर्म याद रखनी है। आप ये भी कह सकते हैं, ये देखें आई क्या होता है, mr²। अगर आई mr² है तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैस एंगुलर स्पीड के इनवर्स है, ये भी कह सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं कि r² एंगुलर स्पीड के इनवर्स। दोनों बातें कर सकते हैं आप।
क्योंकि आई एम आर स्क्वायर है ना, तो मैथ्स भी एंगुलर स्पीड जाएंगे, उसकी एंगुलर स्पीड कम होती जाएगी। आप इसकी अक्सर आप ना अपने घर में या गली में जितने भी थोड़े बहुत आपके जाने वाले बच्चे हैं उनको पार्क में ले जाएं आप, और वो जो गोल रोटेटिंग झूला होता है ना, उसको आप एक ही स्पीड से घुमाएं। जैसे जैसे आप बच्चों की मिकदार बढ़ाते रहेंगे, झूले की स्पीड कम होती रहेगी, एम ओमेगा के इनवर्स। ठीक है, हाँ जी। यहां से एक सवाल बनता है अक्सर, वो सवाल क्या है जरा सुनिएगा। बाय सम प्रोसेस कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है that radius of earth become one half of original value। कुछ ऐसा हुआ है कि जमीन का रेडियस आधा हो गया, हो नहीं सकता, वैसे ही आपको एग्जांपल दी जा रही है। तो आपने ये बताना है कि नाउ जो हमारी जमीन, अगर रेडियस हाफ होगा तो रेडियस के हाफ होने से जमीन की एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, और जब जमीन की एंगुलर स्पीड बढ़ेगी स्पिन रोटेशन, तो एक दिन क्या अभी भी 24 घंटे का ही होगा? या मैं ऑप्शन देता हूं, क्या अब एक दिन 12 घंटे का होगा? क्या अब एक दिन 18 घंटे का होगा? एक दिन 6 घंटे का होगा? या एक दिन 4 घंटे का होगा? अच्छा, अब बेटे अगर आप देखें ना, अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। आर स्क्वायर ओमेगा के इनवर्स है, आर स्क्वायर ओमेगा के इनवर्स है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जमीन की एक रोटेशन 2 पाई रेडियन है, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ये कैपिटल टी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अब आप बताएं जमीन का रेडियस क्या हुआ है? आधा। जब जमीन का रेडियस आधा होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बताएं? 1/4, 1/4 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड पहले से क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है वो पहले वाले का 1/4 हो जाएगा। तो बेटे पहले हमारा जो जमीन का एक चक्कर 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 आवर्स। ये बेटे ये मैंने कहीं और से नहीं पूछा, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 5.9 है, ये 5.8 या 5.9। मैंने एडिटर्स की बात नहीं की, आपकी बुक के अंदर है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लाजमी याद रखने, जिस तरह के बेटे मैंने भी आपको बताए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है एक टॉपिक जिसका नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटे अभी मैंने आपको बताया है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटे मैंने क्या बताया आपको? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। बेटे अक्सर आपसे सवाल किया जाता है व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, हूप, सॉलिड स्फीयर। तो बेटे मैं ना आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 cmv स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये c क्या है? ये c कांस्टेंट है। जब आप मुझे बताएंगे हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हूप की, तो जरा मुझे बताएं हूप में कांस्टेंट क्या है? 1। एम आर स्क्वायर से पहले 1 है, तो आप c की जगह 1 लिखें, क्या आएगा? हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv स्क्वायर। जब मैं आपसे पूछूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, तो अगर आप देखें डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr स्क्वायर, तो c की जगह 1/2 आ जाएगा। जब मैं c की जगह 1/2 लिखूंगा, बच्चों बताओ क्या आएगा? 1/4 mv स्क्वायर। मतलब अगर आपको वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वैल्यू याद है, तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से पहले जो कांस्टेंट वैल्यू हो यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो आपको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मिलती जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन सॉलिड स्फीयर की क्या है, तो जरा आप देखें सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है वो क्या है? 2/5। सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या है? 2/5। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट की जगह क्या लिख दूंगा बताएं? इस कांस्टेंट की जगह 2/5 लिख दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/5, 2 से कैंसिल, 1/5 mr स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ये मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया आपको।
काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल याद रखने का। इसी तरह बेटे अक्सर सवाल आता है आपकी बुक के अंदर भी है, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन से डिस्क और हुप नीचे आए तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? डिस्क की, हुप की, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कौन बॉटम पर पहले आएगा इन तीनों में से? डिस्क, हुप और सॉलिड। मैं अगर सॉलिड स्फीयर भी अंदर डाल दूं सॉलिड स्फीयर, तो इसका भी एक शॉर्टकट है। बॉटम पर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, √2gh/1 + c। जिस तरह आपने यहाँ पे करंट की वैल्यूज पुट की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 1 थी, डिस्क की 1/2 है और सॉलिड 2/5 है। इस तरह आप c की वैल्यू पुट करें। जब आप c की जगह 1 लिखेंगे, 1 हुप का कांस्टेंट 1 है, mr² से पहले 1 आता है। जब आप c की जगह 1 लिखेंगे, 1 + 1 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? √gh। अगर आपको वैसे याद है तो ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। इन दोनों के कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का फॉर्मूला ये है और बॉटम पे किसी भी स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये, इसमें ये c कांस्टेंट है। अब डिस्क का कांस्टेंट है 1/2, 1 + 1/2 क्या होगा? 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4gh/3। तो डिस्क की स्पीड आएगी 4/3gh, जो कि आप प्रूव करते हैं इतने लंबे फॉर्मूले से। इसी तरह आप c की जगह 2/5 लिखें तो आपको सॉलिड स्फीयर की स्पीड मिलेगी √10/7gh। तो बेटे बताएं सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 1 बड़ा है, 4/3 बड़ा है या 10/7 बड़ा है? बताएं। शाबाश, मैथ्स पढ़ते हैं आप, जुबानी बताएं। 1gh बड़ा है, 4/3gh बड़ा है या 10/7? 10/7। तो सॉलिड स्फीयर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर डिस्क होगा और फिर हुप होगा। तो सबसे पहले बॉटम पर कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर। ठीक है। बेटे सैटेलाइट्स वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाना चाहता हूं जिसका नाम है रियल और एपरेंट वेट। बेटे आपको पता है रियल वेट में और एपरेंट वेट में क्या फर्क होता है? बेटे देखें, मैं जमीन पर खड़ा होता हूं तो मैं जमीन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं। इस वक्त मुझे, मेरे लिहाज से जमीन रेस्ट पर है, तो मैं जमीन के ऊपर जो फोर्स लगाता हूं, दैट फोर्स इज कॉल्ड माय रियल वेट। रियल वेट, मेरा रियल वेट W = mg है। अक्सर आप वेट बैलेंस के ऊपर खड़े होते हैं, अक्सर आप वेट बैलेंस के ऊपर खड़े होते हैं तो आप वेट बैलेंस के ऊपर खड़े होकर नीचे को फोर्स लगाते हैं। वेट बैलेंस आपको नीचे पे लगने वाली फोर्स बताता है, मतलब आपका रियल वेट बताता है। बेटे एपरेंट वेट क्या होता है? देखिए आपने रियल वेट तब मेजर किया व्हेन यू आर एट रेस्ट। एपरेंट वेट व्हेन यू आर इन एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। सपोज करें आप एक ऐसे फर्श पे खड़ा होके अपना वेट मेजर कर रहे हैं जो फर्श भी मूव कर रहा है। अदरवाइज आपने फर्श के ऊपर वेट बैलेंस रखा फ्लोर पे और आप खड़े हो गए उसके ऊपर। सपोज दैट आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर को जा रही है। अब जिस जगह पर जिस जगह के ऊपर आप खड़े हैं वो जगह एक्सेलरेट कर रही है। अब जो आप अपना वेट फील करेंगे वो आपका रियल वेट नहीं है, वो आपका एपरेंट वेट है, जिसको हमारी बुक शो करती है टी से, रस्सी की टेंशन से। आप बोलेंगे सर हमारा वेट और रस्सी की टेंशन ये क्या मजाक है? बेटे हमारी बुक पता क्या करती है? हमारी बुक एक लिफ्ट के अंदर ना, एक लिफ्ट के अंदर, ये देखिए एक लिफ्ट है, हमारी बुक एक लिफ्ट के अंदर ना एक रस्सी के साथ, हमारी बुक लिफ्ट में एक रस्सी के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देती है और फिर हमारी बुक ऊपर जाते हुए रस्सी में तनाव देखती है, नीचे आते हुए रस्सी में तनाव देखती है। तो बेसिकली जो आपका एपरेंट वेट है वही टेंशन इन स्प्रिंग है। ठीक है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना कि ये कोई नई चीज है। अब बेटे जरा देखें यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लिखी होंगी, यहाँ पे मैं जो भी मैथ अटैच करूंगा उसका वेट उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब जरा सुनिएगा, ये 4 केस हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट क्या होगी? सपोज करें एक लिफ्ट रेस्ट पर है या लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में है।
तो बेटे जब रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, और बेटे जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो आपका रियल वेट और एपरेंट वेट बराबर होंगे। मतलब जिस तरह मैंने भी आपसे बोला है कि अगर आप एक स्टेशनरी फ्लोर के ऊपर वेट बैलेंस रख के ऊपर खड़े हो जाएं तो आपका वेट W होगा और वही आपका एपरेंट वेट होगा, क्योंकि इस वक्त आप एक ऐसे सिस्टम में जो एक्सेलरेट नहीं हो रहा। जब सिस्टम एक्सेलरेट होगा तब आपका एपरेंट वेट और रियल वेट डिफरेंट होगा। अब आपका एपरेंट वेट ही रियल वेट है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड केस, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। बेटे कभी आपने नोटिस किया हो, अक्सर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, एम्पोरियम जाते हैं, पैकेजेस जाते हैं, तो अक्सर आप लिफ्ट यूज करते हैं ऊपर और नीचे आने के लिए। तो बेटे जब आप एक्सेलरेट अप होते हैं ना, तो कभी आप नोटिस कीजिएगा आप अपनी वेट में एक चेंज फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वेट चाहता है नीचे को जाना, लेकिन लिफ्ट आपको लेके जा रही है ऊपर को। जब आपके इनर्शिया के अगेंस्ट कोई काम होगा तो आप फ्लोर पर पहले से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। आपने काम करना है छोटा सा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो वेट बैलेंस जिस पे आपने घर में अपना वेट किया होगा, उसी वेट बैलेंस को ना आपने साथ अपने ले जाना है एम्पोरियम, और जब लिफ्ट चलने लगे ना आपने उस वेट बैलेंस के ऊपर खड़े हो जाना है। आप नोटिस कीजिएगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी ना, आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर वो वेट ज्यादा कैसे हो गया? वो उस वक्त जो आप अपना वेट मेजर कर रहे हैं वो आपका एपरेंट वेट है, because when you are a part of an accelerating system then the weight you measure is not real weight, it's apparent weight। क्योंकि एक चीज आपको ऊपर लेके जा रही है तो आप उसके फ्लोर पे पहले से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो आपका जब when the lift is accelerating upward, अब हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब देखें लिफ्ट ऊपर को जा रही है, रस्सी की टेंशन भी ऊपर को है, वेट नीचे को होता है, तो अब लिफ्ट की मोशन टेंशन की डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेंशन माइनस W। आप बोलेंगे सर W माइनस T क्यों नहीं लिखा? T ऊपर को है, W नीचे को है, लेकिन लिफ्ट ऊपर को है, ऊपर को जा रही है तो टेंशन की डायरेक्शन में। बेटे यहाँ से ये वाली नेट फोर्स की जगह M में आ जाएगा, यहाँ पे T माइनस W आ जाएगा, और बेटे T किसके इक्वल हो जाएगा? W प्लस M में। ये प्लस का साइन ये शो करता है कि आपके वेट में M में टाइम इंक्रीज आया है, योर एपरेंट वेट विल इंक्रीज। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है आप जरा करके देख लीजिएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाए और वेट बैलेंस पे आप देखेंगे तो आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट जब आपने रेस्ट पर मेजर किया था। तो आपका एपरेंट वेट इंक्रीज होता है व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप। बेटे थर्ड है हमारे पास व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन, जब लिफ्ट नीचे को जाएगी तो क्या होगा? व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउन, बेटे जब लिफ्ट नीचे को जाएगी इन मोर रिलैक्स फॉर्म, क्योंकि आप भी नीचे को जाना चाहते हैं, ग्रेविटी भी नीचे को है और आपका इनर्शिया भी नीचे को जाना चाहता है, तो आप लिफ्ट के फ्लोर पे इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। सो व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो अब लिफ्ट वेट की डायरेक्शन में नीचे जा रही है। अब मैं नेट फोर्स कैसे निकालूंगा? W माइनस T। W माइनस T, नेट फोर्स की जगह MA आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W माइनस T, और यहाँ पे बेटे T किसके इक्वल होगा? W माइनस MA। अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, जो शो कर रहा है कि आपका एपरेंट वेट आपके रियल वेट से कम होगा। और बेटे लास्ट केस है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोर्थ केस, व्हेन द लिफ्ट इज फ्री फॉल। बेटे बताएं लिफ्ट फ्री फॉल होने का मतलब क्या है? कि लिफ्ट टूट गई है, आप आराम आराम से नीचे आते हैं तो आप फ्री फॉल नहीं होते, लिफ्ट आपको एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर रही होती है। फ्री फॉल का मतलब है कि जिस तरह आपने छत के ऊपर से छलांग लगाई तो आप नीचे फ्री फॉल आएंगे, इस तरह लिफ्ट भी आपको फ्री फॉल नीचे लेके आ रही है। कभी ऐसा होता नहीं है। अगर लिफ्ट फ्री फॉल होगी तो एक्सेलरेशन G के इक्वल हो जाएगी, और जब मैं इस एक्सेलरेशन की जगह G लिखूंगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T इज इक्वल टू W, तो mg के इक्वल है, और इस A की जगह भी G आ जाएगा, mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। योर एपरेंट वेट बिकम इक्वल टू 0। आपका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा, मींस you are in weightlessness condition when your apparent weight is 0।
तो फिजिक्स में हम उसको बोलते हैं दिस इज वेटलेसनेस कंडीशन। तो बेटे जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में जाते हैं, एक सैटेलाइट फ्री फॉल होता है। सैटेलाइट अगर फ्री फॉल है तो वो सारे वेटलेसनेस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, लास्ट में मुझे याद करवाइएगा, मैं आपसे इसका एक एमसीक्यू पूछना है मैंने लास्ट में। ठीक है, मुझे याद करवा दीजिएगा, पहले मैं इस चैप्टर को पूरा कर लूं। बेटे इसके बाद ना आपने याद रखना सैटेलाइट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सैटेलाइट्स? स्टूडेंट, सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड आवर अर्थ। सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट हैं जो हमारी जमीन के गिर्द घूमते हैं। सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड आवर अर्थ। ठीक है बेटे, हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट्स हैं। एक है नेचुरल सैटेलाइट्स, एक का नाम क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मून। मून हमारी जमीन की ग्रेविटी को यूज करते हुए हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, और हमारी जमीन सन की ग्रेविटी को यूज करते हुए सन के गिर्द घूमती है। तो हमारी जमीन सन का सैटेलाइट है और मून हमारी जमीन का सैटेलाइट है। और बेटे जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि मून हमारी जमीन की ग्रेविटी को यूज करते हुए हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, तो फिर उन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, जो बिल्कुल जमीन के साथ साथ घूमते हैं, जमीन के करीब होते हैं। और एक को बोलते हैं फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, बेटे आपने नाम सुना होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का। जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। बेटे आपने सुना होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट का। अक्सर आप मोबाइल ऑन करते हैं तो कहते हैं जी आपका जीपीएस ऑन हो गया, जैसी आपकी लोकेशन ट्रेस होती है। जो ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट है उनका काम होता है आपकी पोजीशन को बताना। जो जियो स्टेशनरी होते हैं वो जमीन के लिहाज से रेस्ट पर होते हैं, उनकी मोशन जमीन की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, और ये लाइव ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, जियो स्टेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये आपने याद रखना है बेटे। स्टूडेंट, टोटल 24 सैटेलाइट्स, टोटल 24 जीपीएस हमारी पूरी जमीन को कवर करते हैं, और टोटल 3 जियो स्टेशन भी हमारी जमीन को कवर करते हैं, क्योंकि जियो स्टेशन दूर होते हैं। आपकी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी जियो स्टेशन सैटेलाइट कवर द अर्थ? 3, लेकिन जीपीएस टोटल 24 होते हैं, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर जीपीएस टोटल 24 कवर करेंगे पूरी अर्थ को, तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे आएगा 15 डिग्री। मतलब हर जीपीएस 15 डिग्री को कवर करेगा। अगर यहाँ पर मैं पूरी जमीन 360 डिग्री है, अगर यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड करूँ, यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। तो बेटे एक जियो स्टेशनरी 120 डिग्री कवर करता है। ये आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको दोनों बातें बता दी। ठीक है बेटे, जो जीपीएस होते हैं वो हमारी जमीन के करीब होते हैं, इनकी हाइट हमारी जमीन से 400 किलोमीटर दूर होती है। और जो फॉर ऑर्बिटिंग होते हैं वो हमारी जमीन से बहुत दूर होते हैं, इनकी हाइट हमारी जमीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर दूर होती है। ये हमारी जमीन के गिर्द एक चक्कर, जो सबसे करीब तरीन सैटेलाइट है, जिसका टाइम पीरियड मैं निकालूंगा 2 पाई आर ओवर वी से, 2 पाई आर ओवर वी। और अगर मैं यहाँ पे जमीन का रेडियस पुट कर दूं, मतलब वो सैटेलाइट जो बिल्कुल जमीन के साथ साथ घूम रहा है, तो उसका टाइम हमारी बुक ने प्रूव किया है 84 मिनट्स। 84 मिनट्स। लेकिन जो एक जियो स्टेशन सैटेलाइट है वो हमारी जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर निकालता है एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में। ये पॉइंट्स आपने याद रखने, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भूलने नहीं आप। ठीक है, अच्छा बेटे इसी के साथ साथ आपने याद रखना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के अंदर ना हमारी बुक ने एक फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है, R इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर 1/3।
इस फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं बेटे मैं आपको भी करवा रहा। आपने इसमें ये की जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ प्लेनेट अर्थ है, टी 1 डे है, पाई की वैल्यू पता है आपको, ये 1/3 है। इस फॉर्मूले का यूज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक दफा प्यास के टेस्ट में सिर्फ ये पूछा गया था कि ये फॉर्मूला क्या है। दिस इज कॉल्ड केपलर्स सेकंड लॉ। ये केपलर्स का सेकंड लॉ है। दिस इज केपलर सेकंड लॉ। आप बोलेंगे सर ये केपलर्स कौन है? बेटे केपलर्स एक साइंटिस्ट का नाम है। हमारी बुक में ये लिखा नहीं हुआ कि ये कौन सा लॉ है, ये केपलर्स लॉ है। ये वाला फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/3, जिसको मैं 2/3 लिख रहा हूँ। टी स्क्वायर है ना, ये 1/3 को 2/3 लिख रहा हूँ। बेटे जरा मेरी बात सुनिएगा। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जमीन का रेडियस कम कर दें तो जमीन की स्पिन रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला जमीन की ऑर्बिटल रोटेशन के लिए है। ऑर्बिटल रोटेशन के लिए। आप बोलेंगे सर क्या मतलब ऑर्बिटल रोटेशन के लिए? बेटे मैं आपको भी समझाता हूँ। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं, एक सवाल पूछने वाला हूं आपसे मैं, अगर मैं आपसे कहूं इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन is reduced to 1/4, 1/4, 1/4 हो जाए, then number of days in 1 year, तो क्या अब एक साल में कितने दिन होंगे? हाँ जी, दो ही ऑप्शन देता हूं आपको, 183 और बीटा ऑप्शन 46 डेज। देखें बच्चों, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है केपलर सेकंड लॉ। उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1/4, मतलब r 1/4 हो गया। अगर मैं इस r की जगह 1/4 लिख दूं, 1/4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? t 2/3। ये t 2/3 उधर आगे क्या हो जाएगा? 3/2। ये 2/3 है ना, उधर आगे क्या हो जाएगा? 3/2। 1/4 का मतलब क्या है बच्चों बताओ? 1/2 का स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? 3/2। ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो 1/2 का क्यूब क्या आएगा? 1/8। 1/8। इसका मतलब ये बच्चों कि हमारी जमीन का जो ऑर्बिटल टाइम है ना, वो पहले से t/8 हो गया। तो हमारी जमीन का पहले ऑर्बिटल टाइम क्या है? 365 डेज। हमारा कैलेंडर ईयर 365 डेज का है। तो मैं 365 डेज को 8 पे डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 46 डेज। राइट ऑप्शन इज बीटा। तो बेटे ये वाला फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है। अगर कभी बोल दे कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज दिस, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। मुझे क्या पता, मुझे मम्मा ने यहाँ बना दी थी। माइक ऑफ कर दें प्लीज। बच्चे भी यहाँ दो। किसी का माइक ऑन है यार, काइंडली माइक ऑफ कर दें। उसको कर दे। किसको? वो देखो अच्छा खासा अक्लमंद इंसान है। बस 5 मिनट यार हम तो चला था बनाना भी और हम बेटे अपना माइक ऑफ कर दें। सॉरी सर। अच्छा जी, अब बेटे ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, और वो जो मैंने आपको बताया था ये वाला, दिस वन, ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंट हैं। ये स्पिन रोटेशन के लिए है और ये ऑर्बिटल रोटेशन के लिए। इसके बाद बेटे आपने याद रखना है स्टूडेंट, ये देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ यू वांट टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट, अगर आप चाहते हैं कि एक सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करे, तो आपको उसको जमीन से मिनिमम स्पीड के ऊपर फेंकना है। दिस स्पीड इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। दिस स्पीड इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, और क्रिटिकल स्पीड की वैल्यू होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब बेटे मेरी बात जरा सुनिएगा, दिस 7.9 इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, हमारी बुक में लिखा हुआ है। जितने भी सैटेलाइट आपको नजर आएंगे उनकी स्पीड या तो 7.9 से ज्यादा होगी या 11.2 से कम होगी। कोई मुझे बता सकता है 11.2 से कम क्यों? अगर मैं सैटेलाइट को 11.2 से बड़ा धक्का दूंगा तो वो एस्केप कर जाएगा। तो जितने भी सैटेलाइट आपको जमीन के गिर्द घूमते नजर आएंगे उनकी स्पीड इन दोनों के दरमियान होगी। नंबर 1। नंबर 2,
ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल स्पीड का, √gm/r। और ये स्मॉल आर क्या होता है? दिस स्मॉल r इज इक्वल टू √gm/R+h। जस्ट लाइक ऑर्बिटल स्पीड, जस्ट लाइक एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लैनेट के मास पे, प्लैनेट के रेडियस पे। जितना प्लैनेट हमारी जमीन से दूर होगा उतनी उसकी स्पीड कम होगी। जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है वो बड़ी जल्दी स्पीड चक्कर पूरा कर लेते हैं, फॉर ऑर्बिटिंग स्लो होते हैं, स्लो। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन, देखें ये v नॉट है, एस्केप वेलोसिटी क्या थी अगर आपको याद हो, उसका फॉर्मूला था √2gm/r। तो इसमें ये gm/r क्या है? दिस इज ऑर्बिटल स्पीड। तो एस्केप का और ऑर्बिटल का रिलेशन बन गया √2v0। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि लेक्चर एंड हो, आप ना पहले जो मैंने आज पढ़ाया उसका सारे का स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। पेज नंबर 1 है बेटे, मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे ग्रुप में है नहीं, तो इसलिए आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1। सर आप ग्रुप में भी शेयर करेंगे ना? हाँ जी बेटे, ग्रुप में भी कर दूंगा, आप इसको एहतियातन, ये पेज नंबर 2 है। हाँ जी, ये पेज नंबर 3 है बेटे। बेटे ये पेज नंबर 4 है। स्टूडेंट ये जो बातें मैं आपको बताता हूँ अगर आप ये करते रहेंगे ना, तो अगर यूटी वालों ने अपना टेस्ट डिले किया और अगर आपको फिजिकल क्लासेस की अपॉर्चुनिटी मिली तो यकीन माने आप फिजिकल क्लासेस में बैठ के दुआएं देंगे मुझे कि सर ये तो सारी चीजें हमें आती हैं जो ये हमें फिजिकल क्लासेस में बता रहे हैं। तो जो बच्चा रेगुलरली, बेटे देखें पूरी दुनिया के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन अगर आप अपनी आदत डेवलप कर लेंगे तो जो बातें आपको पता लग रही हैं ये आम बच्चे को नहीं पता। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको सर सेकंड पेज दोबारा दिखा रहे हैं एक दफा, लास्ट वाला, सेकंड वाला सर, टेबल। भाई कौन से मोबाइल रखे हुए हैं, इतना लेट क्यों लगता है स्क्रीनशॉट लेने में? आजकल तो वैसे ही स्क्रीनशॉट का दौर चल रहा है, आप लोगों को फौरन से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। सर का दूसरा बच्चा बोलता है ना तो वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अच्छा जी, आईफोन स्टूडेंट, 11 है जी बेटे मैं इसको ग्रुप में भी भेज देता हूँ। बेटे ये ना एक एमसीक्यू है, जल्दी से लिख लें जब तक लेक्चर एंड नहीं होता। अ फायरमैन वांट्स टू स्लाइड डाउन अ रोप। मैं हाँ, में ये टाइम एंड हो जाएगा, इसको भी मैं ग्रुप में भेजूंगा, अगर नहीं एंड होगा तो मैं लिखता रहता हूँ। अ फायरमैन, इसकी ना स्टेटमेंट जरा लेंथी है, वांट्स टू स्लाइड डाउन। मैं आपको पहले ये बता दूं बेटे, सम टाइम ना क्वेश्चन में ना टेंशन के बजाय ना वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का नाम लेगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का नाम भी टेंशन ही है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, एपरेंट वेट, टेंशन, इन सब का मतलब टी है। अ फायरमैन वांट टू स्लाइड डाउन आ रोप।